सभी को। मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ। मैं आज आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन है, जो कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, उसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो आप लोग के सामने ला रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो प्रोसेसर और एप्लीकेशन, आप सभी को पता होगा कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, यानी वास्ट फील्ड है माइक्रो प्रोसेसर का। तो हम लोग आज बस इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या कंसिस्ट करता है, क्या क्या इसका काम होता है। तो हम लोग आज इसके इंट्रोडक्शन पे डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। यहाँ पे लिखा होगा स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे कि ये माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज। जब हम लोग मल्टीपर्पज वर्ड का यूज करते हैं तो आप सभी को पता होगा मल्टीपर्पज यानी कि ऐसा मतलब उद्देश्य जो उसका होता है बहुत ज्यादा हो, मतलब मल्टी बोलते हैं ना, एग्जाम्पल में कहा जाता है कि वो मल्टीटास्क कर रहा है, या एक बार में हम लोग लैपटॉप में मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी एक ही साथ 2-4 काम करते हैं। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का भी यही है कि उसका उद्देश्य जो है बहुत ज्यादा है, यानी बहुत सारे काम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। अगला इसमें लिखा हुआ है कि प्रोग्रामेबल। जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आप लोग में से होंगे उनको पता होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। असल में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी आप किसी भी मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं कोडिंग की हेल्प से। अगला लिखा है रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आता है। लिखा हुआ कि दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। आप सभी को पता होगा कि मशीन जो है वो ह्यूमन का लैंग्वेज नहीं समझता है, मशीन बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो 0 और 1 के फॉर्म में देंगे। तो हम लोग इसको आगे डील करेंगे कैसे ये सब होता है, क्योंकि आपको पता है कि 0 और लैंग्वेज ना मशीन को अपनी लैंग्वेज आती है, ना अपने को मशीन की लैंग्वेज आती है। तो अपन देखेंगे कि बीच में कौन सा ऐसा चीज है जो हम दो मतलब मशीन और ह्यूमन के बीच में वो इंटरेक्शन कर रहा है। अगला लिखा हुआ कि ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। ये आप लोग को बचपन से पता होगा मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। और लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट बाइनरी डाटा एज इनपुट एंड प्रोसेसेस डाटा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट। यानी कि बाइनरी डाटा क्या होता है, ये 0 और 1 के फॉर्म में जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको पहले प्रोसेस करेगा। अगर आप एटीएम में जाते हैं, वहां पे अगर आप इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हाँ आप इंटर योर अमाउंट, तो जब वो आप अमाउंट क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो आप क्लिक करते हैं वो क्या होता है, प्रोसेस हो रहा है अंदर में। सेम कंसेप्ट यहाँ माइक्रो प्रोसेसर में भी है कि वो जो आप डाटा डालते हैं उसको क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, और आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इन एनी इनपुट एंड प्रोसेस एंड गिव्स एन आउटपुट। बेसिकली ये भी एक ऐसा ही है, ये भी क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, ले भी रहा है बाइनरी के फॉर्म में, लेकिन उसका जो पूरा बाइनरी डाटा को वो क्या कर रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है और हमें डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है। इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखिए हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल में आपको अंत में थोड़ा सा एक इसका छोटा सा मतलब पार्ट बताएंगे हम माइक्रो प्रोसेसर का, जो एक दो मतलब जो आपको आगे काम देगा। बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसके वर्ड लेंथ के अनुसार होता है। हम लोग 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और हम लोग जानते हैं कि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। इस सबको हम आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला लिखा हुआ कि प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन या अपना मतलब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस जो डायग्राम जो आपको हम प्रोवाइड करवाए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ, आप कर्सर देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन थोड़ा सा एक में क्या है कि बाय डायरेक्शन है, ठीक है। एक क्या है कि वन डायरेक्शन, सॉरी एक बाय डायरेक्शन है, बाकी दो वन डायरेक्शन है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब आप जानते हैं कि अब इसका रीजन हमको पता होना चाहिए कि क्यों ये एक मतलब बाय डायरेक्शनल है, बाकी दो वन डायरेक्शनल है। तो इसका रीजन बेसिकली ये है कि माइक्रो प्रोसेसर से जो मेमोरी का मतलब इंटरेक्शन होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल कहने का मतलब ये होता है कि आप मेमोरी से कुछ डाटा रीड भी करेंगे या मेमोरी में कुछ डाटा राइट भी करेंगे। तो आप मेमोरी से डाटा रीड भी करते हैं और वापस उसमें लिख के फिर मेमोरी को राइट भी करते हैं, तो दोनों काम हो रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी दोनों के बीच जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो रहा है, बाय डायरेक्शन हो रहा है। अगला आप देख रहे हैं इनपुट। तो आपको पता होगा कि आप माइक्रो प्रोसेसर में कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो ये क्या है,
ये एक डायरेक्शन में काम हो रहा है। और माइक्रो प्रोसेसर में जो आप इनपुट दिए, आपको पता होगा कि ये क्या हो रहा है कि प्रोसेस करेगा और डाटा आपको देगा, आउटपुट देगा। इसलिए क्या है, ये भी एक डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी इनपुट या आउटपुट का जो इंटरेक्शन होता है किस तरह से होता है। अगर इसको मैं समअप करना चाहूँ तो मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मेमोरी बाय डायरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को मेमोरी पे कुछ डाटा रीड भी करना होता है, कुछ राइट भी करना होता है। इनपुट माइक्रो प्रोसेसर की डायरेक्शन की तरफ है, यानी कि इनपुट हम माइक्रो प्रोसेसर में डाल रहे हैं और आउटपुट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर से हम लोग ले रहे हैं, इसलिए वो डायरेक्शन इस ओर है। ठीक है, अगला हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये टिपिकल प्रोग्रामेबल मशीन जो होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। जैसे पिछला स्लाइड आप देखे होंगे, ये पिछला स्लाइड जो आप देखे हैं ये क्या है, टिपिकल प्रोग्रामेबल मशीन है। ठीक है, इसको अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो इसको प्रोग्रामेबल मशीन को आप देख सकते हैं कि क्या है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी है, इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, मेमोरी भी है। तो इसको एक छोटा सा अगर बेसिक एग्जांपल देना चाहे तो कोई भी अगर टास्क होता है तो अगर 3-4 लोग इसको मिलके करते हैं तो सबका अलग अलग रोल होता है। सबका क्या होता है, अलग अलग रोल होता है। अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग वो लोग अपना टास्क करते हैं। तो इसी तरह ये प्रोग्रामेबल मशीन में क्या है कि देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में अगर आपको इनपुट देना भी है तो आप क्या किए कि इनपुट भी दिए, तो एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं हो सकता। एक दूसरे के बिना ये चारों आपस में मिलके काम करेंगे तभी क्या होगा, हमारा जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो हम आउटपुट चाह रहे हैं, डिजायर्ड आउटपुट, वो हमको मिलेगा। एक दो अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आप लोग देखते होंगे कि टर्न ऑफ लाइट, एंड लाइट जो टर्न ऑफ होता है उसमें प्रोग्रामेबल मशीन का यूज किया जाता है। कुछ मैथमेटिकल फंक्शन जो होता है या कुछ लॉजिकल फंक्शन, इस सब के बारे में हम लोग जब इंटरनल आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ लेंगे उसके बारे में डिटेलिंग से जानेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ले, और अगर आपका बेसिक अच्छा रहा, थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान दीजिएगा, अगर बेसिक अच्छा रहा तो आगे तो आराम से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी वहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर हैविंग माइक्रो प्रोसेसर एज सीपीयू इज नाउन एज माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये डायग्राम भी देख रहे होंगे। देखिए, अगर मैं बेसिक कंप्यूटर के डायग्राम की बात करूँ, थोड़ा सा आपको याद होगा कि इनपुट होता था, आउटपुट इनपुट होता था, आउटपुट होता था, और बीच में एक क्या होता था, सीपीयू होता था। लेकिन जब आप माइक्रो प्रोसेसर को एज ए सीपीयू यूज करते हैं, कंप्यूटर का वही रहेगा, सब कुछ डायग्राम वगैरह वही रहेगा, लेकिन बेसिक यहाँ पे क्या है कि जब आप कंप्यूटर के डायग्राम में माइक्रो प्रोसेसर को एज ए सीपीयू यूज करते हो तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे। व्हेन वी यूज माइक्रो प्रोसेसर एज सीपीयू देन इट इज नाउन एज माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अगला टर्म हम लोग देखते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे कि माइक्रो प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप इज नाउन एज माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप, इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यूनिट देख रहे होंगे, मेमोरी देख रहे होंगे, इनपुट आउटपुट है, पेरिफेरल डिवाइस है, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, टाइमर है, सीरियल इनपुट आउटपुट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे जानेंगे। तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, जब आप माइक्रो प्रोसेसर को सारे जितने भी इनपुट आउटपुट, जितने भी उसका जो प्राइमरी चीजें हैं, उनको अगर आप एक जगह करके एक ही चिप में आप उसको कर देते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो कंट्रोलर। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंप्यूटर में और माइक्रो कंट्रोलर में। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम आप लोग को डायग्राम में बता चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर वो सारे फंक्शन करते हैं, अगर माइक्रो प्रोसेसर वो सारे फंक्शन करते हैं। और अगर हम माइक्रो कंप्यूटर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम एज ए सीपी यूज करेंगे तो क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। और जब माइक्रो प्रोसेसर को ऑन ए सिंगल चिप यूज करेंगे तब क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा ये बेसिक कंसेप्ट जो होता है जो माइक्रो प्रोसेसर का, आपको मतलब जब इंटरनल आर्किटेक्चर वगैरह पढ़िएगा तो वहां पे ये सब चीजें यूज होंगी, तो इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है नेमोनिक्स। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर टू सजेस्ट द ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेशन। इसको मैं थोड़ा सा आगे डिटेलिंग में भी पढ़ाऊंगा। देखिए, आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देते हो और कंप्यूटर 0 या 1 यानी कि बाइनरी में समझता है। तो नेमोनिक्स क्या होता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट आप लिखते हो उसको हम क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में जो आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर की मदद से, उसको हम लोग बोलते हैं नेमोनिक्स। आगे है प्रोग्राम ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बेसिकली समझ ही गए होंगे। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हम देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। जैसे कि हमने बोला ऐड बी कि ऐड करो, या हमने बोला कि MVI यानी कि मूव करो इमीडिएटली डाटा को ए में, तो उस सब को ये सब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम अपने माइक्रो प्रोसेसर को दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं,
इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अगला है सॉफ्टवेयर, तो इसके बारे में आपको उतना डिटेलिंग नहीं जानना, लेकिन बेसिकली थोड़ा सा कंसेप्ट बना लीजिए कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया प्रोग्राम, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यूज भी करते होंगे, फेसबुक हो गया, ये सब मतलब व्हाट्सएप वगैरह हो गया, वो सब भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ लिखा गया है। अगला हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये जितना भी माइक्रो प्रोसेसर आपको पता होगा, जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड मैंने पहले ही बताया था, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से होंगे उनको वैसे भी ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये उससे मतलब कनेक्टेड है वो सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक जो आपको स्लाइड यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसमें दो प्रकार के लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे आता है कोबोल, फोर्ट्रन, सी++। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहला आपका टर्म था कि लो लेवल लैंग्वेज। अब आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। बेसिकली आप ऐसे समझिए कि अगर आप अपने कॉपी पे कोई नोट बना रहे हैं और उसमें आप जो स्पेशल सिंबल यूज करते हैं जो सिर्फ आपको समझ में आता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान चलिए आप कोई नोट, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर का आप मतलब नोट्स बना रहे हैं और उसमें आप बहुत सारा सिंबल ऐसा यूज कर रहे हैं जो सिर्फ आपको पता है, तो इसमें क्या होगा ना कि वो सिर्फ आप यूज कर पाएंगे ना, वो कोई दूसरा यूज नहीं कर पाएगा। उन्हें कि स्पेसिफिक है, वो आपके लिए स्पेसिफिक है, वो आपका जो नोट्स है वो किसके लिए, वो आपके लिए स्पेसिफिक है। सेम यहाँ पे एक टर्म हम यूज किए हैं कि मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है कि वो मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है, वो किसी पार्टिकुलर मशीन के लिए लिखा गया है। ठीक है, वो जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर आप इंटेल ने जो डेवलप किया था, वो उसने उन लोगों ने जो बनाया था वो क्या था, मशीन स्पेसिफिक है। और अगर तो इसको थोड़ा सा और एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, आप इसको अगर आपको पसंद आएगा तो आप लिख सकते हैं। वो पॉइंट इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर एक मशीन में यूज हो रहा है तो दूसरे मशीन में यूज नहीं होगा, वो किसी खास मशीन के लिए लिखा गया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से या आप प्रोग्रामर हैं और कोई कंपनी आपसे डील करती है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए जो सिर्फ मेरा कंपनी के लिए आप बनाए, यानी कि प्राइवेट। जैसे कि आप डिटेक्टिव का नाम सुने होंगे, या फिर मतलब हाँ कह सकते हैं डिटेक्टिव का अगर आप एग्जांपल लेना चाहे तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, यानी कि जो वो आपके लिए काम करेगा। यानी कि ये जो लो लैंग्वेज होता है वो किसी मशीन के लिए काम करता है, वैसे तो हर एक लैंग्वेज मशीन के लिए काम करता है, लेकिन मशीन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसके अंदर दो प्रकार के लैंग्वेज आते हैं, एक मशीन लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मशीन लैंग्वेज जो होता है वो ह्यूमन जो है वो ह्यूमन जो है वो 0 और 1 का मतलब नहीं ह्यूमन जो है वो बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझता है, और मशीन जो है वो आपका लैंग्वेज नहीं समझेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू इंस्ट्रक्ट ए मशीन। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। आप इसको ऐसे समझिए कि मान चलिए कि आप इंडियन हैं और एक बंदा चीन से आ रहा है, वो चाइनीज है, ना आपको चीनी लैंग्वेज आती है ना उसको हिंदी आती है, तो बीच में आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए ना जिसको हिंदी और आपका लैंग्वेज और वो जो चीनी है उस दोनों का लैंग्वेज आता हो। तो सेम हम यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी कि लिखा हुआ है कि टू इंस्ट्रक्ट ए मशीन वन मस्ट गिव इंस्ट्रक्शन यूजिंग 1 एंड 0। आपको पता होगा कि 1 एंड 0 किस में आते हैं, बिट में आते हैं। यानी कि किसी मशीन को अगर आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा तो किस में देना होगा, 1 और 0 के फॉर्म में देना होगा, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। तो इसी जो बाइनरी लैंग्वेज है, जो 1 और 0 का जो फॉर्म है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। अगला आता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि देखिए मशीन जो है वो 0-1 का मतलब समझता है, और 0-1 का भाषा आपके लिए लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप कभी भी प्रोग्रामिंग करते होंगे तो आप तो इंग्लिश वर्ड का यूज करते होंगे, जैसे एड बी हो गया, एमबीआई हो गया, ये सब क्या है, इंग्लिश वर्ड है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर राइट्स द प्रोग्राम यूजिंग लाइक एज इंग्लिश लाइक वर्ड। हमने पहले आपको नेमोनिक्स बताया था कि वो जो अल्फाबेट या लेटर का कॉम्बिनेशन बना के हम लोग नेमोनिक्स बनाते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है कि जब यूजर कोई प्रोग्राम लिखता है तो इंग्लिश में लिखता है। ठीक है, और इसी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे, असेंबली लैंग्वेज। आई थिंक आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। चलिए
अगला मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, आप देखिए शुरुआत हम लोग किए थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मैंने उसको दो पार्ट में बांटा था, लो लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशीन या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आर डेवलप्ड एंड दे आर कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं ये किसी इंडिपेंडेंट होते हैं, या मशीन या मतलब ऐसा कह सकते हैं किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं बनाते। जब फेसबुक को मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था तो उन्होंने अपने यूज के लिए तो नहीं बनाया था ना, उन्होंने उसको अपने किसी स्पेसिफिक के लिए तो नहीं बनाया था। देखते होंगे फेसबुक आप मैकबुक पे भी यूज करते होंगे, या फिर क्या बोलते हैं विंडो पे भी यूज करते हैं, एंड्रॉयड पे भी यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो जो यानी कि ये जो मशीन या हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है बेसिकली ये क्या है कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह एक मतलब पीसी से दूसरे पीसी में भी यूज कर सकते हैं। यानी बेसिकली कह सकते हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर तीन इंपोर्टेंट टर्म आते हैं, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, हम लोग तीनों के बारे में आपको बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे। ठीक है, पहला लिखा हुआ है कि असेंबलर। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो ह्यूमन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिखता है। ठीक है, और कंप्यूटर यानी मशीन जो है वो क्या करता है, वो बाइनरी समझता है। तो अपने को एक ऐसा मतलब बीच का एक चाहिए जो क्या करे कि अपना जो लैंग्वेज है उसको मशीन को समझाए। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि असेंबलर जो क्या करता है वो क्या करता है कि कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को जो मैंने आपको बताया था, जो आपने इंग्लिश में लिखा था उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी मशीन कोड में। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि असेंबलर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज। यानी आप जो इंग्लिश में ऐड भी लिख रहे हैं वो मशीन को इंग्लिश नहीं आती है, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग बाइनरी में चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, असेंबलर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेम कंसेप्ट है कंपाइलर का। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ पे मैंने असेंबलर के बारे में बताया था, ये जो असेंबलर के बारे में बताया था बेसिकली ये क्या करता है, ये लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वहां पे हम लोग असेंबलर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात हाई लेवल लैंग्वेज की हो तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, कंपाइलर का यूज करेंगे। मैं आपको एक मतलब अगले जो मतलब लेक्चर इसका आएगा उसमें आपको एक दिखा दूंगा कि कैसे क्या होता है, थोड़ा सा आपको मतलब एक ब्रीफ में आइडिया भी लग जाएगा इस सब के बारे में। कंपाइलर के बारे में एक प्रोग्राम मतलब मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। अब एक आता है कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर। ठीक है, बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिकली दोनों का काम होता है कि आपका जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करने का, लेकिन थोड़ा सा एक लिटिल बिट अंतर है। कंपाइलर जो होता है वो पूरा आपका जो कोड लिखा रहता है उसको एक बार में पढ़ता है, उसको मशीन कोड यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, और जो एरर होगा आपको एक ही बार में बता देगा कि यहाँ जैसे कि मान चलिए 1 लाइन पे एरर है, 5वां लाइन पे एरर है और 6ठा लाइन पे एरर है, वो आपको बता देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है कि वो स्टेटमेंट वाइज चेक करता है, यानी कि एक लाइन पढ़ा उसको अगर वो सही लगा तो क्या करेगा, मतलब अगर वो पूरा आपने कोड सही लिखा होगा तो उसको चेंज करेगा, फिर वो दूसरे लाइन पे आएगा, फिर सही है। तो आप एक तरह से अगर थोड़ा सा अगर लिखना चाहे डिफरेंस तो आप ये कह सकते हो कि इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है और कंपाइलर क्या होता है थोड़ा सा इसके मुकाबले, यानी कि कंपाइलर जो होता है इंटरप्रेटर के मुकाबले थोड़ा सा फास्ट होता है। ठीक है, अब 2 पॉइंट आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया था उसी को मैंने लिखा है कि इंटरप्रेटर रीड्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड कन्वर्ट्स इनटू ऑब्जेक्ट कोड, while compiler reads the whole program and converts into an object code। सेम पंच है, सेम चीज है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है, देखिए कंपाइलर भी लाइन बाय लाइन ही रीड करता है, सीरियली मतलब वो रीड करता है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं मतलब सोच लेना कि दोनों ये कंपाइलर एक ही साथ मतलब लाइन बाय लाइन नहीं करता और इंटरप्रेटर लाइन नहीं, दोनों लाइन बाय लाइन ही करता है। लेकिन इंटरप्रेटर जब एक लाइन कर लेता है तो तुरंत इसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, लेकिन कंपाइलर होल प्रोग्राम को करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रोग्राम क्यों ना लिखे हो। ठीक है, हाँ एक चीज आपको याद रखना है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है, यानी कि जो आपको एग्जांपल दिए थे सी का, C++ का, उस सब में आपको एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत
पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपको मैं माइक्रो प्रोसेसर का जो एप्लीकेशंस होता है, मतलब क्या क्या देखिए अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका यूजेज भी पता होना चाहिए, यानी किस किस फील्ड में उसका यूज होता है। तो बेसिकली अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात किया जाए तो इसका दो कैटेगरी हमने इसको डिवाइड किया है। पहला होता है रीप्रोग्रामेबल मशीन और दूसरा है एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, देखिए रीप्रोग्रामेबल, यहाँ पे आप वर्ड देखे होंगे री मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह में देखते होंगे कि टर्म आता है रीनेम, यानी जो नेम लिखा है उसको आप रीनेम कीजिए, आप उसको पूरा हटा भी सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। तो सेम सिस्टम है रीप्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल हम लोग शुरू में देख चुके थे, यानी यहाँ पे क्या है कि जो प्रोग्राम आप लिखते हैं उसको फिर से प्रोग्राम किया जाएगा, यानी जो प्रोग्राम आप लिखे हैं उसको फिर से प्रोग्रामिंग, उसमें कुछ चेंजेस या कुछ एडिशन किया जा सकता है। आप जैसे फेसबुक वगैरह, जो पबजी वगैरह, कोई भी गेम वगैरह जब यूज करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि टाइम बाय टाइम पे क्या होता है, उसमें आपको एक अपडेट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि बार बार अपडेट क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो फिर से रिप्रोग्रामल कर रहा है कुछ, उसको उन जो डेवलपर होते हैं उस मतलब पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के, उनको लगता है कि इस चीज में ये चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं बार बार उसको क्या करते हैं, उसमें कुछ नया फंक्शन ऐड करते हैं, तो उसी को रिप्रोग्राम करते हैं, फिर से प्रोग्राम करते हैं, उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं जो उनको सही लगे। अगला है कि इट इंक्लूड्स जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डाटा। मैं शुरू में ही जब माइक्रो प्रोसेसर का डिफिनेशन लिखवाया था उसी में आपको बता चुका था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि डाटा वगैरह हैंडलिंग करता है। इसमें लिखा आपको पता था कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी होता है, इसी कारण वो स्टोरेज डिवाइस के तौर पे भी उसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं डिस्क का, सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, और पेरिफेरल डिवाइस जो हम लोग अलग से ऐड करते हैं इनपुट या आउटपुट में। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा पीछे एक छूट गया, हाँ एम्बेडेड सिस्टम। देखिए आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो एक बार फिक्स कर दी जाती है, जैसे कि आप मतलब कॉलेज वगैरह में एक मतलब जैसे फोटोकॉपी मशीन देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि एक बार वो पूरा प्रोग्राम लिख दिया गया है, वो एम्बेडेड कर दिया गया है, उसको दोबारा आप रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं एक तरह से फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, उसमें जो प्रोग्राम लिख दिया गया है वो बार बार वही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। वो इंस्ट्रक्शन जैसे कि आप देखते होंगे ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, वो प्रोग्राम किया गया है, उस हिसाब से रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, पहले से प्रोग्राम किया गया, वो एम्बेडेड किया गया है। तो बेसिकली यही डिफरेंस अगर आपको बोला जाए कि रीप्रोग्रामेबल और एम्बेडेड में डिफरेंस क्या है, तो आप इसको याद मत कीजिएगा। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको वर्ड्स को पकड़िए। रीप्रोग्रामेबल यानी फिर से जिसमें प्रोग्राम किया जा सकता हो, एम्बेडेड सिस्टम जिसमें हम फिर से एक बार एम्बेड, इसको आप ऐसे याद करिए, फीड, एम्बेड फीड, यानी एक बार जो फीड कर दिया गया है उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। दो चार यूज है आप देख सकते हो, जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है, वॉशिंग मशीन है, ये सब बेसिक आप जानते होंगे। चलिए अगला मतलब इस आज के ये लेक्चर का हम लोग सबसे लास्ट का, इसको मतलब मैं इस तरह से आज इसको खत्म करूंगा। एक मतलब बताना चाहूंगा आपको कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप माइक्रो प्रोसेसर जब पढ़ रहे हो तो ये दो तीन छोटी मोटी चीजें हैं, देखिए दिखने में छोटी हैं लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पे क्या होता है कि बिट बाइट में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों में अंतर है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, या चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि बिट यानी ए बाइनरी डिजिट, 0 या 1, या तो 1 या तो 0। आप डिजिटल पढ़े होंगे, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होगा। निबल क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, यानी 4 बिट का एक ग्रुप होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निबल बोलेंगे। और लास्ट क्या है, बाइट, यानी ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट। ठीक है, चलिए आज का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसको मैं यहीं खत्म करता हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर था माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन में। तो अगर इसमें कुछ अगर आपको लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या कुछ हो सकता है तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग उस पर मतलब काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।